Good morning to all of you. आज हम हमारे पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं। अधिकार क्या है? पिछली कक्षा में हमने 3 महत्वपूर्ण उदाहरणों के जरिए अधिकारों की वकालत करने की बात की। गुआंतानामे बे, सऊदी अरब और कोसोवो सरकार। किस प्रकार उन लोगों ने नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया। तो उस अमानवीय व्यवहार से मानव को बचाने के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। तो आइए अब हम बात करते हैं अधिकार है क्या। तो अधिकार जो है किसी व्यक्ति का अपने समाज व अपनी सरकार से दावा है जिसके बिना उसका विकास संभव नहीं। यानी कि ये वो परिस्थितियां हैं जिनके बिना मानव अपना क्या नहीं कर सकता है, विकास नहीं कर सकता है। समाज में रहने वाला हर आदमी खुशी से, बिना किसी डर भय के, अपमानजनक व्यवहार से बच करके अपना जीवन जो है जीना चाहता है, और वो दूसरों से भी ऐसे ही व्यवहार की अपेक्षा करता है कि उसे कोई नुकसान ना हो, उसे कोई कष्ट ना हो। तो इसी प्रकार हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हमारे व्यवहार से किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अधिकार तभी संभव है जब आपका अपने बारे में किया हुआ जो दावा है वो दूसरे के लिए भी समान रूप से क्या होगा, लागू होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें अधिकार मिले और दूसरे को ना मिले तो हमारा दावा गलत है। और अधिकार हमें ऐसा होना चाहिए कि अगर हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे के अधिकारों का नुकसान ना हो। सपोज कीजिए कि आप क्रिकेट खेलते हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन आप हर बार क्रिकेट खेलते समय पड़ोसी के जो है खिड़कियों के अगर शीशे तोड़ देंगे, आप उसका नुकसान कर देंगे, तो आपका अधिकार क्या है? आपका अधिकार संशय के दायरे में है। तो जैसा कि हमने देखा यूगोस्लाविया के अंदर कोसोवो जो अलग हुआ राष्ट्र यूगोस्लाविया से टूट करके, वहां पर सर्ब लोग जो है पूरे देश के ऊपर अपना दावा नहीं कर सकते। वो कहते थे कि पूरा देश हमारा है और हमारे ही नियंत्रण को उन्हें क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन ये बात उनकी क्या थी, गलत थी। तो इसलिए हमने बात की है कि जो दावे हैं, जो अधिकार है, वो क्या होने चाहिए, तार्किक होने चाहिए। तार्किक का मतलब है कि अगर हम उन अधिकारों को चाहते हैं तो हमारा भी ये अधिकार बनता है कि हम दूसरे को भी वो अधिकार दें, दूसरे के अधिकारों का भी हम क्या करें, आदर करें। केवल दावा कर देने से, कह देने से हमारा अधिकार नहीं हो जाता है। उसे दूसरी बात क्या होगी फिर, स्वीकृति। उसे क्या मिलनी चाहिए, तर्क के बाद में दूसरी, जो पहली हमारी जो कसौटी थी तर्क, दूसरी क्या थी, स्वीकृति। किससे मिलनी चाहिए, समाज से। यानी कि ये चीज हमें अधिकार स्वरूप मिलती है तो उसे किसकी स्वीकृति मिलनी चाहिए, समाज की स्वीकृति के बगैर अधिकार क्या है, बेमानी है। जिस समाज में हम रहते हैं, तो हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ क्या बनाता है, कायदे कानून बनाता है कि क्या सही है, क्या गलत है। और समाज जिस चीज को सही मानता है, सबके अधिकार के लायक मानता है, वही हमारे क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। इसलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा क्या हो जाती है, बदल जाती है। क्या हो जाती है, बदल जाती है। अगर हम 200 साल पहले की बात करें तो औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, आज औरतों को वोट देने का अधिकार है। आज सऊदी अरब में उनको वोट देने का अधिकार नहीं है तो अजीब लगता है, बाकी सारे भारत में ही नहीं है, पूरे विश्व के अन्य देशों में महिलाओं को मताधिकार है। तो जब समाज के अंदर जो मान्य कायदों को क्या कर दिया जाए, फिर लिखित पढ़त में ला दिया जाए, तो उसको क्या मिल जाती है, असली ताकत। यानी कि फिर अधिकारों को क्या कर दिया जाए, लिख दिया जाए। तीसरी बात क्या है, लिखित होने चाहिए। अधिकार तर्कसंगत हो, अधिकार समाज से स्वीकृत हो, और अधिकार क्या हो, लिखित में हो।
और जब तक उनको लिखित में नहीं लिया जाएगा, कानून के रूप में उसको नहीं माना जाएगा। लिखित का मतलब क्या है? कानून, कानूनी रूप देना, कि कानून के अंदर जो है उन अधिकारों का क्या हो जाना चाहिए, वर्णन हो जाना चाहिए। तब वे जो अधिकार हैं प्राकृतिक और नैतिक अधिकार नहीं रहेंगे, अगर उनको ये ताकत जो है नहीं मिलेगी। तो हमने देखा कि गुआंतानामो बे के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का या उसे गलत साबित करने का नैतिक अधिकार है, पर वे इसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते जो उसे लागू करा दे। उसके लिए तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? हमें कानून को। तो जब कानून कुछ दावों को मान्यता दे देता है, अब हमारे पास यहाँ एक और परिभाषा उभर के आ रही है, जब कानून क्या कर देता है, कुछ दावों को मान्यता अगर दे देता है और उनको लागू कर सकता है, फिर हम उन्हें लागू करने की क्या कर सकते हैं? मांग भी कर सकते हैं। तो अगर नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करे, इनका उल्लंघन करे, तो हम इसको क्या कहते हैं? अधिकारों का हनन। प्रश्न आ जाता है कई बार, अधिकारों का हनन किसे कहते हैं? तो क्या होगा, जब कोई सरकार या संस्था अपने नागरिकों को दिए गए अधिकारों को छीनती है, तो उसे क्या कहते हैं? अधिकारों का हनन कहते हैं। उनके अधिकारों का संरक्षण नहीं करते हैं। तो तीन बुनियादी चीजें हमारे पास यहां उभरती हैं। एक तो ये तार्किक दावे हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं? समाज से इनकी स्वीकृति है, और तीसरा अगर ये कानून के अंदर इसकी अभिव्यक्ति होती है तो हम उसे लागू कराने के लिए कहां पर जा सकते हैं? अदालत में। तो अधिकार क्या है? तार्किक दावे हैं। दूसरी बात, समाज से स्वीकृत हैं, और अगर इनका हनन होता है तो कहां जा सकते हैं? अदालतों से मान्यता इनको मिलती है। कानूनी इनका क्या होता है? रूप, और तभी इनको अदालतों से क्या मिलती है? मान्यता। अब हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पॉइंट स्टार्ट होता है वो होता है कि लोकतंत्र जो होता है उसमें अधिकारों की क्या जरूरत है। अब लोकतंत्र में अधिकारों की सबसे बड़ी जरूरत इसीलिए है क्योंकि हमने पढ़ा था किसी भी लोकतंत्र को सफल कराने के लिए पहले चुनाव की जरूरत है, फिर हमने पढ़ा था कि संस्थाओं की जरूरत है। अब वो संस्थाएं अपनी हद के अंदर, अपने दायरे में रह करके काम करे, तभी वो क्या हो सकती है? सफल हो सकती है। वो लोगों को क्या दे सकती है? खुशी दे सकती है, लोगों का विकास कर सकती है, देश का विकास कर सकती है। तो वो कौन सी चीजें होंगी जिनका इस्तेमाल करते हुए वो देश का और लोगों का क्या कर पाए? विकास कर पाए। तो उनके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? उन्हें अधिकारों की। सरकार को भी किसकी जरूरत पड़ती है? अधिकारों की जरूरत पड़ती है। जैसे मानव को जरूरत पड़ती है अधिकार की अपने विकास के लिए, उसी प्रकार देश के विकास के लिए सरकार को भी किसकी जरूरत पड़ती है? अधिकार की। और इसी प्रकार लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? अधिकार की। नहीं तो क्या होगा, जो बहुसंख्यक होंगे लोकतंत्र में भी, जो बहुसंख्यक होंगे वो क्या करेंगे? अल्पसंख्यक का शोषण करेंगे। फिर अगर ये अधिकार नहीं होंगे तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का क्या करेंगे? शोषण करेंगे। और अगर ये अधिकार दे दिए जाएंगे तो फिर उनका शोषण नहीं होगा। तो लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को क्या हो? अधिकार हो। उसे वोट डालने का अधिकार मिले, चुनाव लड़ने का उसे अधिकार हो, अपने विचार व्यक्त करने का, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का, इस प्रकार के उसे क्या मिलने चाहिए? अधिकार मिलने चाहिए। और लोकतंत्र के अंदर अधिकारों की खास भूमिका मैंने बता दी। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों के शोषण से क्या करती है? बचाती है। और ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी नहीं करे। अधिकतर स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी जैसे हैं। कुछ नागरिक दूसरे के अधिकारों को क्या करते हैं? हड़पना चाहे, तो ऐसी स्थिति क्या हो सकती है? घातक हो सकती है। ऐसी स्थिति क्या हो सकती है? घातक हो सकती है। और ये स्थिति कब आएगी? आमतौर पर तब आएगी जब बहुमत के कारण, बहुमत जो मिलता है लोगों को और अल्पमत में जो लोग आ जाते हैं उनके ऊपर, जब वो अपने प्रभुत्व को कायम करते हैं, भी हम ही सब कुछ हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकारों की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए।
लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करती है, जैसे कोसोवो की सरकार थी। हमने पढ़ा था अभी पीछे कि कोसोवो की चुनी हुई सरकार ने किस प्रकार सर्ब लोगों ने बहुसंख्यक होने के नाते अल्बानियाई लोगों को जो है अपने देश से जो है छोड़ करके जाने का भी क्या दे दिया था, अल्टीमेटम दे दिया था। तो सरकार भी क्या करती है, उनका उल्लंघन ना कर सके। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों के अधिकार जो है किसमें दर्ज होते हैं, संविधान में। उनको क्या दी जाती है, संविधान के अंदर मान्यता दी जाती है। और अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अंदर हमने भारतीय लोगों को कौन कौन से अधिकार दिए हुए हैं। तो विश्व के अंदर लोकतंत्र अधिकांश देशों में है। तो जिस प्रकार दूसरे देशों में लोकतंत्र है, भारत में भी लोकतंत्र है। और जिस प्रकार दूसरे देशों के संविधान में लोगों के अधिकार निहित है, वैसे ही भारतीय संविधान में भी लोगों के अधिकारों को क्या किया गया है, लिखा गया है, उनको स्थान दिया गया है। और वो जो अधिकार है उनमें से कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो जीवन के बुनियाद के लिए जरूरी होते हैं। जीवन की बुनियाद के लिए क्या होते हैं, कुछ अधिकार बहुत ज्यादा क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। और उन अधिकारों को क्या मिलता है, विशेष दर्जा मिलता है। उन अधिकारों को क्या मिलता है, विशेष दर्जा मिलता है। और उन विशेष दर्जा प्राप्त अधिकारों को हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। और इनके बारे में जानने के लिए हमने हमारा जो तीसरा जो चैप्टर आया था उसमें हमने संविधान की क्या पढ़ी थी, प्रस्तावना पढ़ी थी, जिसमें हमने लिखा था कि हम सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय दिलाने की बात कर रहे थे। तो मौलिक अधिकार इन वायदों को क्या देते हैं, व्यवहारिक रूप देते हैं। ये अधिकार भारतीय संविधान की क्या है, बुनियादी विशेषता है। और आइए अब हम जाने मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मैं यहां पर उसकी परिभाषा बता देता हूं। वे परिस्थितियां जो मानव को समानता, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी सहित विकास करने के सभी अवसर प्रदान करते हैं, उनको क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी कि मौलिक अधिकार वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना मानव का समुचित विकास संभव नहीं है और जो मानव को जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं। मौलिक यानी कि मूल, मूल का मतलब होता है जड़। यानी कि जब मानव प्राकृतिक रूप से इस धरती पर जन्म लेता है तो उसके साथ ही, उसके जीवन के साथ ही ये अधिकार क्या ले लेते हैं, जन्म ले लेते हैं। और जब इन अधिकारों को कानूनी मान्यता दे दी जाती है तो हम इन अधिकारों को, ये मानव के विकास के मूल अधिकार है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मौलिक अधिकार। तो आइए भारतीय संविधान के अंदर हमने भारत के नागरिकों को कितने अधिकार दिए हैं, मुख्यतः 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। हालांकि जब देश ने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया, उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 6 नहीं थी, बल्कि कितनी होती थी, 7। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, 7। अब तो उसके मूल संविधान के अंदर क्या कर दिया गया है, बदलाव कर दिया गया है। अब वो संख्या कितनी हो गई है, 6। और सिर्फ नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, इसमें से जो 7वां अधिकार हमने बाहर निकाला था वो कौन सा था, संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। ये आजकल हमारा कौन सा अधिकार हो गया है, कानूनी अधिकार। अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है, संपत्ति हमारा क्या बन गया है, कानूनी अधिकार। तो सबसे पहले हम अब चर्चा करते हैं समानता का अधिकार। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 36 तक हैं। तो हमारा सबसे पहला जो संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार आता है वो आता है समानता का। अब नाम से ही आपको पता लग गया, समानता का मतलब है देश में रहने वाला हर व्यक्ति क्या है, समान है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। किस आधार पर, रंग,
धर्म, नस्ल, लिंग, अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, जाति, वंश, किसी भी प्रकार से मानव के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को क्या माना जाएगा? बराबर। और कानून के सामने सभी व्यक्ति समान होंगे और कानून के संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति को अपना विकास करने के क्या मिलेंगे? समान अवसर। आपके पास यहाँ 6 मौलिक अधिकार हैं: समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, शैक्षिक व सांस्कृतिक, और अंतिम है हमारे पास छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अभी हम बात कर रहे हैं हमारे फर्स्ट, समानता का अधिकार। यानी कि किसी भी व्यक्ति का दर्जा या पद, चाहे जो कुछ भी हो, वो चाहे कितना बड़ा हो, देश में राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे एक गरीब व्यक्ति हो, कानून सभी के लिए क्या है? बराबर है। और इसी को हम क्या कहते हैं? कानून का राज। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की क्या होता है? बुनियाद होता है। इसका अर्थ क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो कोई राजनेता हो, सरकारी अधिकारी हो या कोई सामान्य नागरिक में कोई भी अंतर नहीं करता। ये मैंने एग्जाम्पल से आपको बता दिया। चाहे वो प्रधानमंत्री हो या दूर दराज के गांव का कोई भी खेती और किसान हो, सबके ऊपर क्या होते हैं? समान रूप से लागू होते हैं। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने विशेषाधिकार या किसी खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। कि अगर कुछ साल पहले देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर धोखाधड़ी का मुकदमा चला था और सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने उसे निर्दोष घोषित किया, लेकिन जब तक मामला चला उसे किसी अन्य आम नागरिक की तरह ही अदालत में क्या करना पड़ता था? जाना पड़ता था। अपने पक्ष में सबूत देने के लिए कागजात दिखाने पड़ते थे। तो इस बुनियादी स्थिति को संविधान ने क्या कहा? समानता के अधिकार के रूप में क्या कर दिया? स्पष्ट कर दिया। ये सारी बातें मैंने आपको अभी बता दी है। धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। दुकान, होटल हैं, सिनेमा घर हैं, सार्वजनिक स्थल में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जाएगा। इसी प्रकार सार्वजनिक कुएं हैं, तालाब है, स्नान घाट है, खेल का मैदान है, सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ अवसर की समानता मैंने आपको बताई कि सरकारी नौकरी के अंदर भी यही सिद्धांत लागू है। सरकार में किसी पद या उसकी नियुक्ति के लिए रोजगार के मामले में सभी नागरिकों को क्या मिलेगी? अवसर की समानता मिलेगी। किसी भी व्यक्ति के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। छुआछूत की क्या कर दी गई है? समाप्ति कर दी गई है। छुआछूत की क्या की गई है? समाप्ति। किसी भी व्यक्ति के साथ जो है, अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के साथ जो है, किसी भी प्रकार का छुआछूत की भावना नहीं रखी जाएगी। किसी भी गरीब या शारीरिक रूप से कोई भी विकलांग व्यक्ति है, उसको पहले नौकरियों में क्या दी जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी। उन लोगों को विकास करने के लिए, जो लोग लंबे समय से दबे कुचले थे, दलित लोग थे, उनको विकास करने के लिए, दूसरे लोगों के बराबर लाने के लिए उन्हें क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा, ताकि वो व्यक्ति भी अपना विकास करके समाज की मुख्य धारा में क्या हो सके? शामिल हो सके। और हर व्यक्ति को समता के अनुसार क्या किया जाएगा? समान व्यवहार किया जाएगा। उसे जो है समान काम देने का अवसर भी सुनिश्चित किया जाएगा। इससे ये स्पष्ट है, छुआछूत की जो समाप्ति है वो 17 अनुच्छेद से होती है। संविधान के अनुच्छेद किसके अंदर? 17 के तहत जो है इसको क्या किया गया है? समाप्त किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है समानता का। सभी लोगों को क्या देता है? समानता का अधिकार देता है। किसी भी व्यक्ति के साथ जो है छुआछूत का जिक्र नहीं किया जाएगा। संविधान के अंदर छुआछूत को क्या किया गया है? अमानवीय घोषित किया गया है। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो अधिकार आ जाता है वो आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। सेकंड हमारा जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसको अधिकारों का समूह भी कहते हैं। अधिकारों का समूह। स्वतंत्रता के अधिकार को क्या बोला जाता है? अधिकारों का समूह। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, मौलिक अधिकारों में से किस अधिकार को अधिकारों का समूह कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? स्वतंत्रता के अधिकार को, क्योंकि इसके अंदर एक से अधिक अधिकार मिले हुए हैं। बहुत से अधिकार है। जैसे कौन कौन से हैं? अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से आप इनको देखेंगे।
सबसे पहली बात है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसकी स्वतंत्रता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को, अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपनी बात रखने का अधिकार है। दूसरी बात है भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। कहीं भी क्या कर सकता है? भ्रमण कर सकता है शांतिपूर्ण तरीके से। तीसरा है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कोई भी अपना संगठन बना सकता है। चौथा है देश के किसी भाग में रह सकता है, किसी भी क्षेत्र में जाकर के वो क्या कर सकता है? रह सकता है। उसके बाद कोई भी काम धंधा अपना सकता है, कोई भी काम धंधा है उसको क्या कर सकता है? अपना सकता है। इसके अलावा जो है किसी भी प्रकार से अपने विकास के लायक परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है, उसमें भी स्वतंत्र रहता है। कोई भी उद्योग धंधा लगा सकता है, उसका विकास कर सकता है वो इस प्रकार से। या वो किसी भी धर्म को जो है चुनने में भी क्या है? स्वतंत्र है। तो ये जो सारी की सारी स्वतंत्रताएं जो है मानव को मिली हुई है, तो इन सारी स्वतंत्रताओं के आधार पर इस जो अधिकार है स्वतंत्रता का, उसको क्या बोला जाता है? अधिकारों का समूह है। वो किसी भी भाषा में बोल सकता है, किसी भी भाषा में लिख सकता है, अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता है, विचार विमर्श कर सकता है। लोग, जितने भी लोग होंगे उनके सोचने का तरीका क्या हो सकता है? सबका अलग अलग होता है। तो वो अपने विचार वहाँ पर क्या कर सकता है? रख सकता है। कहीं पर भी जुलूस या प्रदर्शन कर सकता है, देश के किसी भी हिस्से में जा सकता है। इसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट जो था वो क्या है? जीने का अधिकार है उसे। किसका अधिकार है? जीने का अधिकार है उसे। यानी कि जो दूसरा जो हमारे पास अधिकार आता है, बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है ये, क्योंकि उसके अंतर्गत जो है यहाँ एक बहुत अच्छी स्वतंत्रता मिलती है। जीने का अधिकार इसलिए है भी किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायालय आदेश के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और अगर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को किसके सामने लाया जाएगा? न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि उसके अधिकारों का क्या ना हो? उल्लंघन ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे क्या होता है? लोगों के अधिकारों को बचाया जाता है। लोगों के अधिकारों को क्या किया जाता है? बचाया जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। जो हमारा जीवन है उसको बचाए रखने का क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ समानता का जो अधिकार है, मैंने अभी आपको बताया था कि 14 से लेकर के 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर के समानता का जो अधिकार है उसका अनुच्छेद है 14 से 18 अनुच्छेद। और अभी मैं बात कर रहा हूं आपके सामने स्वतंत्रता के अधिकार की। किसकी बात करता हूं? स्वतंत्रता की का जो अधिकार है हमारा मौलिक अधिकार। और इसका वर्णन क्या है? अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन किसमें किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है 20 और 21 का, जो मानव को जीवन के जीने की स्वतंत्रता देता है। इसे आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता। अकेला यही अधिकार है। हमारे सारे मौलिक अधिकारों को आपातकाल में क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। केवल इसी अधिकार को छोड़ के, जीवन जीने की स्वतंत्रता को छोड़ करके, और सारे अधिकारों का क्या किया जा सकता है? स्थगन किया जा सकता है। लेकिन इस अधिकार का स्थगन नहीं हो सकता। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 23 से 24 तक है। किस अनुच्छेद में है? 23 से 24 अनुच्छेद के अंदर इसका वर्णन है। शोषण का मतलब अगर आपको समानता का अधिकार नहीं मिलता, आपकी स्वतंत्रता को अगर छीन लिया जाता है, आपको बराबरी का अवसर नहीं दिया जाता है, तो उस नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपने उस अधिकार के हनन के खिलाफ कहां पर जा सकता है? अदालत में जा सकता है। और सीधा कहां जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। नहीं तो पहले हमें अपना न्यायालय जो चूज करना पड़ता है, जिला न्यायालय। वहां अगर हमें अधिकार नहीं मिल पाता है तो हम कहां जा सकते हैं? उच्च न्यायालय। और उसके बाद में कहां जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय।
लेकिन शोषण के खिलाफ अधिकार के तहत हम क्या कर सकते हैं, सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो इसके अंदर 3 महत्वपूर्ण बुराइयों का जो है वर्णन किया गया था, वो शोषण कैसे करते हैं। पहला जो शोषण है वो तो है अवैध व्यापार। कौन सा शोषण है? अवैध व्यापार। ये अवैध व्यापार क्या होता है? महिलाओं का अवैध व्यापार किया जाता है, उनका दैहिक शोषण किया जाता है इसमें। दूसरा है बेगार। बेगार का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति से हम बिना मजदूरी के क्या ले लें, काम ले लें। किसी भी व्यक्ति से हम 10 दिन काम करवा लें और उसे बदले में कोई भी मजदूरी ना दें, तो इसे क्या कहते हैं? बेगार कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के श्रम को क्या नहीं करना, भुगतान ना करना, उसको हम क्या करते हैं? बेगार कहते हैं, या फिर बंधुआ मजदूरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंधुआ मजदूरी। और तीसरा आ जाता है बाल मजदूरी, कि किसी भी छोटे बच्चे से क्या नहीं करवाया जाएगा, जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, उस बच्चे से काम नहीं लिया जाएगा। ये 3 प्रकार के जो शोषण लोगों के द्वारा किए जाते हैं। किसी भी कारखाने के अंदर खतरनाक जो काम होते हैं, वहाँ 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को लगाया नहीं जाएगा। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा अधिकार आता है वो आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इस अध्याय के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।